नमस्कार। मैं हरि किशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खिलवाड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्यारोपण प्रमेय। अध्यारोपण प्रमेय अध्यारोपण प्रमेय या सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। हम लोग अध्यारोपण प्रमेय का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग किसी जाल को ठीक से उसका विश्लेषण करने के लिए कुछ जाल प्रमेय का यूज करते हैं। उनमें हमारी थेवेनिन प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय और कुछ और प्रमेय है। उसके अलावा एक अध्यारोपण प्रमेय। तो सबसे पहले हम लोग अध्यारोपण प्रमेय का अध्ययन करते हैं। सपोज करो हमारे पास में कोई जाल है, ये हमारे पास में कोई जाल है, यहाँ पे बनाया था मैं। हमारे पास में एक जाल है, ठीक है। ये हमारे पास में जाल है 1 1 2 इसके निवेशी को लेगा टर्मिनल होगा। हमने क्या किया, इसका तुल्य टी जाल क्रिएट किया, ठीक है। इसके तुल्य टी जाल हमने ज्ञात किया। सपोज करो हमारे पास में जो तुल्य टी जाल है तो इस प्रकार से आता है। ठीक है। और जैसे अगर इसमें हमारा जनरेटर लगा हो E1, इसमें हमारा जनरेटर जुड़ा हो E2, ठीक है। ये इसके जाल है और इस जाल के अंदर जो भी प्रतिबाधाएं हैं वो प्रतिबाधाएं रैखिक प्रतिबाधाएं हैं। हम हमारे पास इस जाल के कॉमन टर्मिनल पर E1 विद्युत प्रवाह स्रोत या जो भी वोल्टेज स्रोत लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा E2 वोल्टेज स्रोत लगा हुआ है। ये जो जाल था, इसके जाल उसकी तुल्य टी जाल हमने ज्ञात कर लिया। इस तुल्य टी जाल में हमारे पास ये हमारे Z1 है, ये हमारा Z2 और ये हमारा Z3 है, ठीक है। और चूंकि इसमें जो वोल्टेज स्रोत E1 और E2 लगे हुए हैं वो वोल्टेज स्रोत हमारे यहाँ पे लगे होंगे। यहाँ पे हमारा E1 लगा है, ये E1 लगा है प्लस माइनस, और यहाँ पे E2 लगा है प्लस माइनस, ठीक है। इसके कारण जो धारा प्रवाहित होगी इस डायरेक्शन में होगी हमारी I1, और इसके कारण धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है वो है I2, ओके। प्रवाहित होने के बाद इसमें जो हमारी धारा आ रही है वो आएगी I1 प्लस I2, ठीक है। ये धारा हमारी इस Z3 प्रतिबाधा में होके प्रवाहित होगी। अब हम लोग जो हमारी थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम उसका स्टेटमेंट देते हैं। क्या स्टेटमेंट इसका? अध्यारोपण है। इस प्रमेय का अध्यारोपण देखो, यहाँ पे इस विद्युत प्रवाह स्रोत के कारण धारा I1 है जो इसमें प्रवाहित हो रही है और इसके कारण धारा I2 इसमें प्रवाहित हो रही है, ठीक है। I2 के अध्यारोपण प्रमेय क्या कहते हैं? किसी जाल में किसी बिंदु से किसी प्रतिबाधा के अंदर, देखिए यहाँ पे प्रतिबाधा है तो प्रतिबाधा अगर युक्ति है तो हम लोग युक्ति ले सकते हैं, युक्ति को भी प्रतिबाधा होती है। तो
किसी जाल में किसी बिंदु से किसी प्रतिबाधा में प्रवाहित होने वाली धाराएं उन सब धाराओं के कारण उन सब धाराओं का योग होती है। किसी जाल में किसी प्रतिबाधा में किसी भी एक हमारे पास एक प्रतिबाधा तीनों में से कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। किसी जाल में किसी प्रतिबाधा में प्रवाहित धारा उन सब धाराओं का योग होती है जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है, जबकि अन्य चरित्र को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ठीक है, तो हम लोग इसका स्टेटमेंट क्या है हमारा? स्टेटमेंट इस अध्याय पर प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है? चाल के या परिपथ के किसी बिंदु से किसी प्रतिबाधा में किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित होने वाली धारा उन सब धाराओं का योग होती है जो प्रत्येक जनित्र से प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रवाहित होती है, जबकि अन्य चरित्रों को चरित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है इस अध्याय पर प्रमेय का एक कथन है। ठीक है, कथन बोलते हैं। इस अध्याय पर प्रमेय का कथन क्या है कि परिपथ के किसी बिंदु से किसी प्रतिबाधा से परिपथ के किसी बिंदु से किसी प्रतिबाधा में या प्रतिबाधा से प्रवाहित होने वाली धारा प्रतिबाधा में होकर प्रवाहित होने वाली धारा उन सब धाराओं का योग होती है जो प्रत्येक जनित्र से प्रवाहित होती है, जबकि अन्य जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो हमारे पास जैसे हमारे ये दो जनित्र लगे हुए हैं, हम लोग इस जो कथन है उसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? देखते हैं हमारे पास ये दो जनित्र लगे हुए हैं, इस जनित्र के कारण इस बिंदु से इस प्रतिबाधा में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है? I1, और इस प्रतिबाधा में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है? I2। तो ये जो धाराएं I1 और I2 उन सब धाराओं के योग के कारण होती है, जबकि जैसे हम लोग इस जनित्र को विचार करें और इसको हम लोग इसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करें, तब इससे प्रवाहित होने वाली धारा इसमें कितनी होगी, और इस जनित्र पर विचार करने पर इसको इसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने के बाद में इससे इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, क्योंकि दोनों का योग होने के बाद जो योग आएगा वो हमारा I2 आएगा और उसी प्रकार से I1 आएगा।
जटिल जाल था उसका हमने टी जाल में रूपांतरित कर दिया। यहाँ पे हमने दो तरीके लगाए थे, यहाँ पे लगा दी। मैं इसको जाल है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को मिटा देता हूँ और हमारी थ्योरम है उसको सिद्ध करने के लिए जो परिवर्तक की हमको आवश्यकता पड़ेगी उनको लिखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारा विद्युत स्रोत लगा हुआ है और ये हमारा प्रतिरोध है G2, दूसरा प्रतिरोध हो गया, उसके बाद एक तीसरा प्रतिरोध हो गया और Z1, Z3, Z2 प्लस माइनस और E1। हम लोग मानते हैं कि इसकी आंतरिक प्रतिबाधा शून्य है, तो आंतरिक प्रतिबाधा शून्य से प्रतिस्थापित कर दिया तो हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। और उसी प्रकार से हमारे लिए एक और आएगा जब हम लोग इस पे विचार करें इसको इसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दें तो वो हमारा है देखो सिंपल है, यहाँ से ये आएगा यहाँ पे हमने इसको इसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया। हम मानते हैं कि इसकी आंतरिक प्रतिबाधा शून्य है इस T2 की, तो हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में हम लोग इस पे विचार करते हैं तो हम लोग मानते हैं कि इसकी जो आंतरिक प्रतिबाधा है वो शून्य है और हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे हमारा ये पॉइंट A है और ये पॉइंट जैसे B है, ठीक है, जस्ट A है, ये B है, A है और B है। हम लोग अभी हमारा जो करते हैं उसको ठीक से समझेंगे। जैसे इस जनित्र के कारण जबकि इस जनित्र को इसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया, आंतरिक प्रतिबाधा हमने शून्य मानी तो सूत्र यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इस जनित्र के कारण इस पे प्रवाहित धारा कितनी मानते हैं लोग I1, इसके कारण मानते हैं लोग I1 और प्राइम मान लेते हैं लोग। इसे I1 है, यहाँ पे ये I2 है तो इसको I3 मान लेते हैं। ठीक है, ये I3 है और इस जनित्र के कारण इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है I4। ओके, और इस जनित्र के कारण जबकि इस जनित्र के कारण इन दोनों में प्रवाहित होने वाली धारा इसको इसके आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। आंतरिक प्रतिबाधा में शून्य मानी तो कितनी मानते हैं यहाँ पे इसे इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा इसको हम लोग I5 मानते हैं और इसमें होगी प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है जो कि इसमें यहाँ होगी आती है इधर I6। ठीक है, तो देखो इस जनित्र के कारण इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I3 है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I4 है और इस जनित्र के कारण Z2 में प्रवाहित होने वाली धारा I5 है, ये I5 है और Z1 में प्रवाहित होने वाली धारा I6 है। तो हमारे अध्यारोपण प्रमेय क्या कहती है? हमारी अध्यारोपण प्रमेय ये कहती है कि I1 इक्वल टू I3 और चूंकि इसमें प्रवाहित होने वाली धारा इस दिशा में, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा विपरीत दिशा में, तो I1 इक्वल टू I3 माइनस I6 ये होगी। और एक तो हमारा समीकरण ये आ गया, दूसरा हमारा क्या आएगा I2 इक्वल टू कितना है I2 इक्वल टू इस तरीके के कारण प्रवाहित होने वाला धारा I5 और इसके कारण प्रवाहित होने वाला धारा I4 है। तो ये कितनी होगी I2 इक्वल टू I5 माइनस I4, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर हमारा सत्य सिद्ध हो
तो हम लोग कहेंगे कि हमारे जो सुपरपोजिशन का थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अर्थात किसी जाल में या किसी परिपथ में किसी बिंदु से किसी प्रतिबाधा में प्रवाहित होने वाली धारा का मान, जैसे I1 का मान उन सब धाराओं के मान के बराबर है, जबकि उन सब धाराओं के योग के बराबर है, जबकि अन्य दूसरे जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर लिया जाए। ठीक है, तो हमने पहले इस जनित्र को इसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर लिया, शून्य है, और फिर कितनी आ रही I3 आ रही है, फिर इस जनित्र के कारण कितनी धारा आएगी जबकि इसकी प्रतिबाधा आंतरिक प्रतिबाधा से इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया, वो आ रही है हमारी I6। तो इसमें प्रवाहित होने वाली कुल धारा कितनी आएगी I3 माइनस I6। यही हमारे इसका सुपरपोजिशन थ्योरम में उसका स्टेटमेंट है। उसी प्रकार से जैसे हम लोग इसमें से भी याद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ जस्ट प्रूव करना चाहते हैं कि इसमें कितनी धारा आ रही है और इसमें कितनी धारा आ रही है। अगर दोनों इस समीकरण को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारी जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगी। ठीक है, जैसे दोनों जनेरेटर लगे हुए हैं और इसमें कितनी धारा है I2 प्रवाहित धारा हो रही है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि ये I2 धारा इस जनित्र के कारण प्रवाहित, इस जनित्र के कारण इसमें प्रवाहित होने वाली धारा और इस जनित्र के कारण इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा की योग के बराबर है, जबकि इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा माने तब जबकि इसको इसके आंतरिक बाधा से प्रतिस्थापित कर दो I5 आ गई, और इससे प्रवाहित होने वाली इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी आएगी जबकि इसको इसके आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो I4 आ गई। तो I4 और I5 दोनों का जितना योग होगा वही I2 होगा, ये आ गया I2 I5 माइनस I4। ठीक है, तो हमारा जो कथन क्या है कि किसी भी प्रतिबाधा से किसी बिंदु से इसलिए हमने लिखा है कि इस बिंदु से इस प्रतिबाधा में भी धारा प्रवाहित हो रही है और इस बिंदु से इस प्रतिबाधा में भी धारा जाएगी। तो हमने इसलिए यहाँ पे दो बार लिखे हैं कि किसी प्रतिबाधा में से प्रवाहित होने वाली, किसी बिंदु से किसी प्रतिबाधा में प्रवाहित होने वाली धारा, तो इस बिंदु से इस प्रतिबाधा में से होकर प्रवाहित होने वाली धारा I1 इस I3 और I6 के योग के बराबर होगी। हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे कि धारा कौन सी दिशा में प्रवाहित हो रही है। जैसे इस दिशा में धारा में I1 लिए तो इस दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को हम पॉजिटिव लेंगे और इस विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को नेगेटिव लेंगे, इसलिए I3 माइनस I6 आ जाएगा। और इसमें हमने I2 इस डायरेक्शन में लिया है तो इस डायरेक्शन में प्रवाहित होने वाली धारा को हम पॉजिटिव लेते हैं जो कि हमारी I5 है, और इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा I4 है जो कि नेगेटिव है। इस प्रकार से हमारा I5 माइनस I4 है। तो इन दोनों को ही हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम से I1 और I2 का मान ज्ञात करेंगे। अब इन दोनों समीकरण 1 और 2 को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इस चाल से हम लोग I1 का मान ज्ञात करेंगे और I2 का मान ज्ञात करेंगे, और इस जाल से हम लोग I3 का, I4 का, I5 का और I6 का इनका मान ज्ञात करेंगे। और ज्ञात करने के बाद में समीकरण नंबर 1 और 2 में हम लोग रख के देखते हैं। लेफ्ट साइड में मान रखेंगे इस जाल से, राइट साइड में मान रखेंगे इन दोनों से, उसी प्रकार से लेफ्ट में इस जाल से मान रखेंगे और राइट में उस दोनों से मान रखेंगे, और देखेंगे कि अगर दोनों बराबर आ जाती है तो हमारी ये धारा जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो प्रूव हो जाती है। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है हमारे इस समीकरण को सिद्ध करने में I1 इक्वल टू, पहला समीकरण हमारा I1 इक्वल टू, पहला समीकरण है I1 इक्वल टू I3 माइनस I6, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा समीकरण है I2 इक्वल टू I5 माइनस I4, ये हमारा सेकंड नंबर का इक्वेशन है। ठीक है, हम दोनों को सिद्ध करते हैं। तो मैं इसको मिटा सकता हूँ और बारी बारी से हम लोग सोल्व करते हैं और इनके मानों को हम लोग कहाँ पे रखे जाएंगे, इसके नीचे मान रखते जाते हैं। तो ये मान आता है I6 का। तो देखो इसमें हम लोग लूप चूज करते हैं। दो, पहला लूप इस डायरेक्शन में चूज करते हैं हम लोग, दूसरा लूप हम लोग इस डायरेक्शन में चूज कर लेते हैं। ठीक है,
पहला लूप है और ये हमारा सेकंड लूप नंबर सेकंड है, ठीक है। अब हम लोग लूप समीकरण से हम लोग इसमें पांच समीकरण कौन सा आएगा, इसमें E1 इक्वल टू इस पर विद्युत वोल्ट का पता कितना आ रहा है Z1 I1 प्लस इसमें कितना वोल्ट का पता आ रहा है I1 प्लस I2 Z3, ठीक है। और तो दूसरा इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, लेकिन दूसरे लूप के लिए हम लोग हमारा E2 कितना आएगा, E2 इस दिशा में हमने लूप लिया है तो हमारा जो देखो ये करंट की डायरेक्शन ली है तो कितना वोल्ट तक पता आ रहा है I2 Z2 प्लस इसमें कितना वोल्ट तक पता आ रहा है I1 प्लस I2 टाइम Z3। अब हम लोग इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो हमारे पास में I1 और I2 का मान आ जाएगा, ठीक है। देखो हम लोग हल करते हैं इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं इस समीकरण को E1 इक्वल टू यहाँ पे हमारा I1 है, यहाँ पे I1 है, तो ये Z1 और ये हमारा Z3 टाइम्स I1 हो गया और I2 Z3 टाइम है, ठीक है। यहाँ पे I1 Z1 है, यहाँ पे I1 Z3 है, तो यहाँ पे हमने Z3 और Z1 को हमने लिए बाद में यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया और हमारे पास यहाँ शेष बचेगी। उसी प्रकार से P2 है समीकरण नंबर 2 से यहाँ पे I2 Z2 है, यहाँ पे I2 Z3 है और I1 Z3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Z3 I1 प्लस I2 है Z2 प्लस Z3 टाइम I2, ठीक है। यहाँ पे लोग प्रतिस्थापन विधि के द्वारा I1 और I2 का मान ज्ञात करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स विधि का यूज करते हैं ताकि हम लोग इजीली हमको इन दोनों से हम लोग I1 और I2 का मान प्राप्त कर सके। तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म में ये क्या होगी, मैट्रिक्स फॉर्म में E1 E2 मैट्रिक्स फॉर्म में E1 E2 इक्वल टू Z1 प्लस Z3 और यहाँ पे Z3, ये हमारा Z3 आ गया और ये हमारा Z2 प्लस Z3। और यहाँ पे ये I1 I2, ठीक है। इसको हमने मैट्रिक्स रूप में लिख दिया है, मैट्रिक्स रूप में। अब हम लोग यहाँ से हमारे प्रतिबाधा मैट्रिक्स से जो प्रतिबाधा सारणी कितना आएगा डेल्टा Z इक्वल टू Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3। इसको सॉल्व करते तो हमारे कितना आएगा Z1 प्लस Z3 और Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको वापस हम लोग सोल्व करते हैं, इसको ये कितना आएगा Z1 Z2 और Z1 Z3 Z2 और Z3 स्क्वायर। देखो Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया Z1 Z2, फिर Z2 को Z3 से मल्टीप्लाई किया Z2 Z3, फिर Z3 को Z1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। Z3 Z1 और फिर Z3 को Z3 से मल्टीप्लाई किया तो Z3 स्क्वायर और एक माइनस का Z3 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास डेल्टा Z कितना बचता है, हमारे पास डेल्टा Z बचता है Z1 Z2 प्लस Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये हमारे पास डेल्टा Z बचता है। कितना बच गया डेल्टा Z। हम लोग यहाँ पे लिख सकते डेल्टा Z, क्योंकि डेल्टा Z हमारे पास में काफी बार हमारे काम आएगा। तो डेल्टा Z कितना है
डेल्टा जेड इक्वल टू Z1 Z3 प्लस Z3 Z1 Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये हमारा डेल्टा जेड आ गया। ठीक, हमने यहाँ लिख दिया कि कई बार काम आएगा और समीकरण को सॉल्व करने में हमारा मदद करेगा। ये डेल्टा जेड आ गया। अब हम लोग डेल्टा वन ज्ञात करते हैं। डेल्टा वन क्या होगा हमारा, इस सारणी में हम लोग इस गोल्डा मैट्रिक्स को जो प्रथम स्तंभ है उससे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। प्रथम स्तंभ ये है, इससे गोल्डा मैट्रिक्स रिप्लेस होगी E1 E2 और फिर एज इट इज निकाल के लोग Z3 और Z2 प्लस Z3। ओके, ये Z2 प्लस Z3 है, तो इसका मान कितना आया, इसका मान आएगा हमारे पास में E1 Z2 प्लस Z3 टाइम E1 माइनस Z3 टाइम E2, ये हमारा डेल्टा वन का मान आ गया। उसी प्रकार से हम डेल्टा टू का मान ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा टू का मान कितना आएगा, डेल्टा टू का मान हम लोग गोल्डा मैट्रिक्स को इस सेकंड स्तंभ से रिप्लेस कर देते हैं। Z1 प्लस Z3 Z3 E1 E2 रिप्लेस करने पे कितना आएगा, ये आएगा हमारा Z1 प्लस Z3 टाइम E1 E2 माइनस Z3 टाइम E1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से धारा I1 और I2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। जो मैट्रिक्स टेक्निक हम लोग यूज कर रहे हैं, तो I1 कितना आएगा हमारा, I1 आएगा डेल्टा वन डिवाइड बाय डेल्टा जेड। ठीक है, डेल्टा जेड हमारी ये है, हमने उधर लिख दिया डेल्टा जेड। तो डेल्टा वन कितना हमारा, डेल्टा वन ये रहा, तो डेल्टा वन इक्वल टू Z2 प्लस Z3 E1 माइनस Z3 E2 डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। ठीक है, और डेल्टा जेड का मान ये है, तो डेल्टा जेड का मान हम लिख लेते हैं, कितना है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ठीक है, जगह कम है इसलिए हम लोग इसको इसकी जगह हम लोग डेल्टा जेड लिखेंगे। ठीक है, Z2 प्लस Z3 टाइम E1 माइनस Z3 टाइम E2 डिवाइड बाय डेल्टा जेड। तो ये हमारा I1 का मान आ गया। I1 का मान हम लोग यहाँ पे संभाल के रख लेते हैं कि हमको इस समीकरण में काम आएगा समीकरण। ये तो I1 का मान कितना आ रहा था, ये रहा I1 का मान। I1 कितना है हमारा, I1 है Z2 प्लस Z3 टाइम E1 माइनस Z3 टाइम E2 डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। तो ये हमारा I1 का मान आएगा। उसी प्रकार से हम लोग I2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। I2 का मान कितना आएगा, I2 इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा टू डिवाइड बाय डेल्टा जेड। डेल्टा टू कितना हमारा, ये रहा, तो ये आएगा हमारा Z1 प्लस Z3 E2 माइनस Z3 E1 डिवाइड बाय ये डेल्टा जेड है, डेल्टा जेड का मान ये है डेल्टा जेड। ठीक है, डेल्टा जेड क्या है, कितना है हमारा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो हम लोग इसको I2 को मान के यहाँ पे रख लेते हैं। I2 इक्वल टू Z1 प्लस Z3 टाइम्स E2 माइनस Z3 टाइम E1 डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड।
ये हमारा I2 का मान आ गया। इस प्रकार से हम लोग 5 समीकरण लगा करके इस जो टी जाल है, स्टार जाल है, उसमें से हमने I1 और I2 का मान ज्ञात कर लिया। I1 का मान हमारा ये आया है और I2 का मान ये आया है। इसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया क्योंकि हमको समीकरण 1 और 2 प्रूव करने हैं। अब हम क्या करेंगे, इस जाल से I3 और I4 का मान निकालेंगे और इस जाल से I6 और I5 का मान निकालेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे। अगर हमारा दोनों तरफ का मान सही आता जाएगा मान, तो हम लोग कहेंगे कि हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम सही है। हम लोग मान लेंगे सही है थ्योरम है कि नहीं है, सिद्ध कर रहे हैं हम लोग। तो हमारा जो पहला जाल है उसका काम समाप्त हुआ। दूसरे जाल से हम लोग किसको याद करेंगे, देखो इस जाल से I3 का मान कितना होगा, इस जनरेट्रिक्स पर कितनी प्रतिबाधा लगी हुई है, कुल 1 और 2 प्रतिबाधा दोनों समांतर क्रम में है। फिर दोनों समांतर क्रम में ऐड होने के बाद में इससे इस श्रेणी क्रम में ऐड हो जाते हैं। तो टोटल हमारी जितनी प्रतिबाधा आ रही है उस प्रतिबाधा का इसमें भाग दे देते, तो हमारी कितनी आ रही है I3। तो I3 कितनी आएगी, देखो I3 इक्वल टू कितनी आ रही है, E1 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस, क्योंकि दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में है, तो ये हो जाएगी Z2 अपॉन Z2 प्लस Z3। इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा Z2 प्लस Z3 T1 डिवाइडेड बाय Z1 टाइम Z2 प्लस Z3 प्लस Z2 Z3। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते तो I3 कितना आ गया हमारा, I3 आएगा Z2 प्लस Z3 टाइम T1 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 फिर Z2 Z3 प्लस इसके बाद से मल्टीप्लाई करते हमारा Z3 Z4, जो कि हमारे कितना है I3 है। यहाँ पे हम लोग ये जो डेल्टा Z है इसकी वैल्यू कितनी, Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, इसकी वैल्यू आ गई इतना डेल्टा Z जाते हैं हमारा, तो ये आ गया Z2 प्लस Z3 टाइम E1 डिवाइडेड बाय डेल्टा Z। ये हमारी I3 आ गई। हम लोग I3 को यहाँ पे लिख लीजिए, I3 इक्वल टू Z2 प्लस Z3 टाइम्स E1 डिवाइडेड बाय डेल्टा Z। ये हमारी I3 आ गई। इसी प्रकार से हम लोग I4 I5 और I6 ज्ञात कर लेते हैं और ज्ञात करने के बाद में हम लोग समीकरण में रिप्लेस करते हैं।